आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 बहुत अच्छा से हम लोग कंप्लीट कर लिए थे और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिया था। आपको पता है कि ये जीरो टू हीरो बैच के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हम सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं, उसके बाद उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद मॉडल सेट दिया जाता है। और मॉडल सेट कहाँ पर दिया जाता है? वो टेलीग्राम ग्रुप में। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। या आपको सर्च करना है टेलीग्राम में हिस्ट्री टॉक और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आपको ज्वाइन कर लेना है। अब समझिए ये कि चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया था, उसमें सब्जेक्टिव यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था। और ये भी हम बता दिए थे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जा चुके हैं पिछला चैप्टर में। अगर पिछले चैप्टर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर अलग से प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब समझिए ये अध्याय 2 है। और देखिए हम बोले थे कि हर चैप्टर का मॉडल सेट दिया जाएगा, तो मॉडल सेट उस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं है। तो उस चैप्टर का मॉडल सेट चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो जैसे ही चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का चैप्टर 2 क्या है? चैप्टर 1 में ये समझ लेते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के इतिहास खोजना शुरू कर दिया था और फिर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना समझ लिए थे। फिर अलग अलग अंग्रेज अधिकारियों ने कैसे कैसे भारत के इतिहास ढूंढना शुरू किया, वो सब हम सब लोग समझ लिए थे। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर भारतीय इतिहास हम लोग को पता कैसे चलता है। इतिहास आखिर ये इतिहास पता कैसे चलता है कि पहाड़ काल के लोग ऐसे थे, वैदिक सभ्यता के लोग ऐसे थे, यहाँ पर रहते थे, और उसके बाद महाजनपद काल, इतने 16 गो महाजनपद थे। ये कैसे पता चलता है? ये राजा यहाँ पर थे, इनसे युद्ध किए, ये आखिर पता कैसे चलता है? मौर्य वंश के ये राजा हुए, ये चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बिंदुसार ये राजा हुए, कैसे पता चलता है? उसी को स्रोत बोला जाता है कि आखिर ये पता कैसे चलता है, तो कौन सा स्रोत से हमको पता चलता है। तो देखिए उस समय के कोई लोग तो बचे नहीं है कि जो बताएंगे कि हाँ हाँ ये यहाँ पर राजा थे, ये यहाँ पर पाषाण काल था, ये था, ऐसा था, कोई नहीं बचा हुआ है। तो कैसे पता चलता है? 2 तरीकों से पता चलता है। एक तो पुरातात्विक स्रोत से और दूसरा किससे? साहित्यिक स्रोत से। अब ये समझते हैं कि पुरातात्विक स्रोत क्या होता है और साहित्यिक स्रोत क्या है, दोनों क्या क्या होता है, पुरातत्व आखिर क्या होता है और साहित्य क्या होता है। पहले पुरातत्व समझते हैं, अब ध्यान समझिएगा। पुरातत्व का मतलब ये होता है कि प्राचीन समय में हम जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनके द्वारा उपयोग किया गया जो भी वस्तुएं हैं वो सब पुरातत्व होता है। क्या होता है? पुरातत्व होता है। जो भी उनके द्वारा उपयोग किया गया वस्तु है वो क्या किसमें आता है? पुरातत्व। अब देखिए, और उसी से हम लोग उनका जीवन के बारे में अनुमान लगाते हैं कि ये लोग ऐसे रहते होंगे। उनके द्वारा उपयोग किए गए जो भी वस्तुएं मिलती है उससे हम लोग अनुमान लगा लेते हैं। जैसे पुरातत्व में सबसे पहले बात करते हैं अभिलेख, स्मारक, सिक्का, चित्रकला, मूर्ति, मुहरे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं अभिलेख की। जो प्राचीन समय में राजा हुआ करते थे वो अभिलेख लिखवाते थे। कोई भी बड़ा काम करते थे ना, जैसे कोई भी बड़ा काम किए या कोई घोषणा करवाए तो पहले तो घोषणा ढोल समझते हैं, ढोल पीट कर पूरे राज्य में घोषणा करवाया जाता था। उसके बाद अभिलेख लिखवाया जाता था। राजा अपने अच्छे अच्छे कार्यों को, जो बड़ा बड़ा, जैसे अभी मान लीजिए कोई बड़ा शहर है, उस समय भी तो शहर होता होगा, उस समय भी मतलब उनके प्रमुख जो नगर थे, नगरों में क्या करते थे? नगरों में अभिलेख लिखवाते थे। अभिलेख मतलब पत्थरों पर अपना लेख लिखवाते थे, अपने द्वारा किया गया कार्य लिखवाते थे, वही अभिलेख होता था। तो बताइए जो कार्य किया गया उनके द्वारा, तो वो समझ नहीं जाएंगे कि ये राजा इतने इतने कार्य किए, इनके क्षेत्र विस्तार ऐसा था। और कोई भी युद्ध भी जीतते थे ना, कोई भी राजा, मान लीजिए बड़े राजा से युद्ध जीते तो उस युद्ध का भी वर्णन अलग अलग अभिलेखों में करवा देते हैं। अभिलेख लगवा दिए, उसमें युद्ध का वर्णन कर, हम इस राजा से युद्ध जीते हैं और इतने उनके सैनिक थे, हमारे इतने सैनिक थे और हम उनसे युद्ध जीते हैं। ये राजा द्वारा लिखवाया जाता था। जैसे अभी वर्तमान की बात करें, कोई भी सड़कें बनाई जाती है, तो सड़क जब बनाया जाता है, मान लीजिए गाँव में सड़कें बनाई गई, तो देखिए सड़क जब कार्य खत्म हो जाता है उसका, या कोई भी कार्य करवाया जाता है उसका कार्य, सड़क का काम मान लीजिए खत्म हो गया, तो उसके बाद एक बड़ा सा बोर्ड लगाया जाता है। बोर्ड का मतलब ये हुआ कि एक बड़ा सा पत्थर पर, या तो अधिकतम आप देखिएगा पत्थरों पर लिखवाया जाता है, या वो जो टीन पर भी लिखवाया जाता है। टीन भी रहता है या पत्थर, 2 में से कोई, मैक्सिमम पत्थरों पर ही लिखवाया जाता है। उसमें क्या लिखवाया जाता है? कोई भी सड़क बनने का कार्य पूरा हुआ ना, तो उस पर लिखवाया जाता है कि ये सड़क मतलब किसके फंड द्वारा बना है, यानी किसने पैसा दिया है बनाने का, ये कहाँ से कहाँ तक बना है, और कौन यहाँ पर देख रेख कर रहे थे इस सड़क का, और कितना पैसा मिला हुआ है इस सड़क को बनाने में, और तो ये सब इस बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है। तो बताइए
ये बोर्ड, लेकिन देखिए अब ये बोर्ड 5 साल बाद भी कोई व्यक्ति देखेगा तो ये समझ जाएगा ना कि ये बोर्ड जो लिखवाया गया है ये बोर्ड क्यों लिखवाया गया। तो उस पर लिखा रहेगा कि सड़क का कार्य हो रहा था इसलिए बोर्ड लिखा, मतलब ये सड़क के कार्य के लिए उस पर लिखा रहता है, सड़क पथ निर्माण लिखा रहता है। उसके बाद कोई 5 साल बाद भी व्यक्ति देखेगा तो ये समझ जाएगा हाँ ये मुख्यमंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री के योजना द्वारा बनवाया गया था और ये कहाँ से कहाँ तक बनवाया गया था, कितना पैसा खर्च हुआ था। ये सब 5 साल या 10 साल बाद भी अगर ये बोर्ड देखेगा, अगर बोर्ड सुरक्षित रहा तो 10 साल बाद भी व्यक्ति देखेगा तो समझ जाएगा कि ये सड़क किसके द्वारा बनवाया गया। किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी, किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी कि ये सड़क किसके द्वारा बनवाया गया था, कितना पैसा खर्च हुआ था, कौन बनवाया था, कहाँ से कहाँ तक बनाया, किसी से पूछने की जरूरत है नहीं है। बोर्डे पर देखकर समझ जाएगा ये सड़क यहाँ से यहाँ तक बना था, ये इतना पैसा खर्च हुआ था, इनके फंड द्वारा बनाया गया था। ये सब 10 साल बाद भी देखकर समझ जाएंगे। उसी तरह राजाओं के अभिलेख भी हम लोग देखकर समझ जाते हैं कि वो राजा किससे युद्ध लड़े थे, कौन कौन से अच्छा कार्य किए थे, उनके वंश में कौन कौन था, ये सब समझ जाते हैं। उनका साम्राज्य विस्तार कैसा था ये सब समझ जाते हैं। स्मारक यानी उनके द्वारा जो जहाँ पर वो रहते थे, जो रहते थे, या अलग अलग जो भवनों का निर्माण करवाए हैं, जो महल होते थे उनके, या अलग अलग तरह के जो भी भवनों का या अलग अलग तरह के मंदिरों का निर्माण करवाते थे, या जो भी अपने स्मारकों का निर्माण करवाते थे, उन स्मारकों को देखकर भी उनके जीवन शैली के बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं सिक्का। राजाओं के द्वारा सिक्का भी चलवाया जाता था, राजाओं के द्वारा सिक्का भी चलवाया जाता था। कुछ राजा अपने नाम अंकित करवाते थे, कुछ राजा उस पर अपना चित्र बनवाते थे, कुछ राजाओं द्वारा उस पर अपने जो महत्वपूर्ण वस्तु, उनका जो पसंदीदा वस्तु है उनका चित्र बनवाया जाता था सिक्कों पर। तो ये देखकर भी समझ जाते हैं कि वो राजा कैसे थे, उनका पसंदीदा वस्तु क्या था, वो क्या करते थे। वो सिक्का द्वारा उनके काल निर्धारण भी पता चल जाता है, कौन से काल में कौन सा सिक्का चला था। चित्रकला, अब देखिए पाषाण युग में जो गुफाओं में मनुष्यों द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं, इससे पता चलता है। उसमें देखिएगा शिकार करने का वो बताएंगे, हम आगे अभी पढ़ाएंगे तो पाषाण काल में उसमें चित्र ऐसे बने हुए हैं कि एक इंसान ऐसा है, ऐसे बनाया गया है, और यहाँ से एक भाला लिया हुआ है, इसके हाथ में भाला है, और कोई एक जानवर को ये क्या कर रहा है, मार रहा है। कोई जानवर को क्या कर रहा है, ये मार रहा है। तो ये गुफाओं में चित्र मिला हुआ है। तो इससे हम ये पाषाण काल के ये चित्रकला देखकर ये समझ जाते हैं कि उस समय के लोग शिकार करते थे। क्या करते थे, शिकार करते थे, तभी तो ये चित्र बनाए होंगे, तभी तो दिमाग में आया होगा। शिकार नहीं करेंगे तो दिमाग में शिकार करने वाला चित्र बनाने के लिए आएगा नहीं। उसके बाद मूर्तियों को देखकर समझ जाते हैं कि हाँ ये इनका जीवन शैली कैसा था, इनके पूजा पाठ में विश्वास था या नहीं था, किस धर्म को मानते थे, किस देवी देवता की पूजा करते थे, ये सब समझ में आता है। फिर मुहरे देखकर पता चलता है कि आखिर ये व्यापार कहाँ कहाँ से करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता की मुहरे फारस में मिली है, ईरान में मिला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो आपको आगे सिंधु घाटी सभ्यता बताएंगे, उसकी जो मुहरे है वो कहाँ पर, ईरान में मिली है, और ईरान की मुहर सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हुई है, लोथल में मिली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, वहां पर मिला हुआ है। तो ये समझ जाते हैं कि यहाँ से यहाँ का व्यापार होता, तभी तो मुहरे आदान प्रदान हुई। मुहर होता था वो ये ठप्पा जैसा ऐसा होता था, लगा दिया जाता था कि हाँ यहाँ से ये सामान यहाँ पर जा रहा है। और भी उनके जो मृदभांड होते थे, मिट्टी के बर्तन, बाकी जो बर्तन होते थे, वो भी देखकर समझते हैं हम लोग कि हाँ ये लोग के जीवन कैसा था, ये कहाँ पर रहते थे, उनके रहने का जगह भी देखकर समझ जाते हैं। और ये हो गया पुरातात्विक स्रोत। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। आखिर साहित्य, पुरातात्विक स्रोत जो होता है वो तो उत्खनन द्वारा मिलता है। उत्खनन द्वारा यानी उत्खनन द्वारा पता चल जाता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा पुरातात्विक। अब साहित्यिक, उनके द्वारा रचना किया गया जो भी चीजें होती है, जैसे पुस्तक कोई रचना किया गया, कुछ भी रचना किया गया, वो साहित्यिक स्रोत में आता है। साहित्यिक स्रोत दो तरह के साहित्यिक स्रोत है, एक तो भारतीय साहित्य और एक विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य मैंने विदेशी लेखक, विदेशी लेखक जब भारत में आते थे और भारत के बारे में वर्णन करते थे। जैसे अभी के संदर्भ में बात करें तो अभी भारत के जानने का दो गो स्रोत हो सकता है ना। एक तो भारतीय लोगों से पूछ लिया जाए भारत के बारे में कि भारत कैसा है, क्या है, भारतीय लोगों से, और दूसरे विदेशी लोगों से भी पूछ लिया जाए। दो गो स्रोत है, एक भारतीय लोगों से पूछा जाए, वो विदेशी। भारत जो घूमने आए हैं जो विदेशी लोग, वो भी तो भारत के बारे में जानते होंगे, तो विदेशी लोगों से पूछ लिया जाए और भारतीय लोगों से पूछ लिया जाए, भारत के बारे में जानना है तो। ठीक उस समय भी विदेशी साहित्य, और विदेशी साहित्य की रचना कौन करते थे, जो भी भारत में घूमने के लिए जो विदेशी यात्री आते थे, वो उस समय देखिए
इस समय कोई भी विदेश से भारत में आता है तो कैमरा लेकर आता है। क्यों कैमरा लेकर आता है? भारत की जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको कैप्चर करके कैमरा में अपने देश लेकर जाए। और उस समय प्राचीन समय में कैमरा तो था नहीं, कैमरा नहीं था तो अपने साथ जो भी अपने लेखन सामग्री वाला लेकर आते थे लिखने के लिए, और यहाँ से भारत के बारे में जो भी अच्छी चीज़ें जो भी देखते थे वो सब उनके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बारे में लिख कर यहाँ से लेखक क्या करते थे? अपने देश लेकर जाते थे। तो उनसे भी हमें जानकारी मिलती है प्राचीन भारत के बारे में। जो प्राचीन लेखक थे प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। भारतीय साहित्य में बात करते हैं धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। धार्मिक साहित्य वो साहित्य थे जैसे ब्राह्मण साहित्य यानी कि हिंदू धर्म के जो साहित्य थे, फिर बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ये सब धार्मिक साहित्य थे। और धार्मिक साहित्य जिस समय रचना किए गए धर्म के बारे में तो इसमें लिखा ही होता था, साथ में उस समय के राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में, आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में, लोग कैसे रहते थे, कहाँ कहाँ रहते थे, ये सब के बारे में भी इस समय वर्णन था। बौद्ध साहित्य में भी, जैन साहित्य में। धर्मनिरपेक्ष साहित्य वो होते थे, वैसे साहित्य होते थे जो राजाओं के द्वारा उनके प्रशासन चलाने के लिए या राजाओं के बारे में वर्णन करवाया जाता था। किसी राजा का जीवन चरित्र लिखवाया जाता था, वो किसी धर्म से तो संबंधित था नहीं, या राजा के द्वारा कोई भी राजा के द्वारा अपने नियम कानून संबंधी जो भी किताबों की रचना करवाई जाती थी वो भी धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म से उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपने उनका एक अलग ही साहित्य होता था। जैसे कोई भी राजा के बारे में उनका जीवन चरित्र लिखा गया है, जैसे हर्ष चरित्र बात करें तो हर्ष के बारे में लिखा गया है। या धर्मनिरपेक्ष साहित्य में और बात करें तो जो चाणक्य का और शास्त्र है, और शास्त्र में पूर्ण रूप से राजनीति के बारे में लिखा हुआ है। और शास्त्र है उसमें मौर्य प्रशासन के बारे में पूरा विस्तृत से वर्णन है, उसमें कोई धर्म के बारे में वर्णन नहीं है, तो उनसे भी पता चलता है प्राचीन राजाओं के बारे में। अब ब्राह्मण साहित्य में बात करते हैं तो ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आता है? वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, उपवेद, फिर वेदांग आता है, और भी बहुत सारी चीजें आती है। तो ब्राह्मण साहित्य में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, मिलिंद पन्ह और भी इसके बहुत सारे साहित्य है। जैन साहित्य में भागवती सूत्र और भी बहुत सारे साहित्य, इस सब के बारे में एक करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इस सब के बारे में हम। फिर ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य तो बताएंगे और शास्त्र, फिर संगम साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद विदेशी साहित्य में यूनानी और रोमन लेखक जो भारत में आए, जैसे मेगास्थनीज हो गया, या अलग अलग और भी जो भी लेखक आए उन लेखकों के रचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो लेखक आखिर रचना कैसे किए, भारत के बारे में क्या सोचते थे और क्या भारत के बारे में लिख कर लेकर गए थे। चीनी लेखक के बारे में फारियान हो गया, इसिंग हो गया, वेनसांग हो गया, ये सब चीनी लेखक थे जो भारत में आए थे घूमने के लिए और भारत के बारे में बहुत अच्छा से लिख कर लेकर गए थे। अरबी लेखक की बात करें, इब्न बतूता की बात करें, वो भारत आया था और भारत के बारे में बहुत अच्छा लिख कर लेकर गया था, तो उनसे भी बात हमें जानकारी मिलती है भारत के बारे में। तो ये सब स्रोत हुए जिससे भारतीय साहित्य के बारे में हम लोग, भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग को जानकारी मिल पाती है कि भारत का इतिहास कैसा था। कोई लोग तो बचे नहीं है जो बताएंगे कि भारत का इतिहास कैसा था। दो ही तरीका होता है, साहित्य से और पुरातत्व से, और दोनों से हम लोग अनुमान लगाते हैं। इतिहास निश्चित नहीं होता है कि ऐसा ही हुआ होगा। देखिए, अनुमान लगाते हैं कि ये ऐसा मिला हुआ है मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा मिला हुआ है मतलब ऐसा हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अनुमान, और ये सटीक ही अनुमान लगता है, कोई गलत ज़्यादा अनुमान नहीं लगता, सही अनुमान लग जाता है। ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत में, साहित्यिक स्रोत बात करेंगे। साहित्यिक स्रोत में भारतीय साहित्य और भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, और ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले वेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन वेद से ही आता है। तो सबसे पहले वेद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वेद क्या था। तो ये सब मिटा देते हैं और वेद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेद के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वेद के बारे में। आप लोग वेद के बारे में पहले जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। वेद क्या था? वेद एक साहित्यिक स्रोत है। आपको पता है कि ये साहित्य के अंतर्गत आता है, वो भी धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है। वेद जो थे वो शुरू में लिखित नहीं थे, कुल 4 वेदों की रचना हुई है। आपको पता है कि कुल 4 वेदों की रचना हुई है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इस सब के बारे में पूरा डिटेल से अलग अलग करके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो वेद है, ये चारों जो वेद है ये अलग अलग काल में अलग अलग ऋषियों द्वारा रचना किया गया। ध्यान रखिएगा, अलग अलग काल में, अलग अलग काल में, ध्यान रखिएगा, अलग काल में अलग अलग ऋषियों द्वारा, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा रचना किया गया था? ऋषियों द्वारा। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? ऋषियों द्वारा रचना किया गया अलग अलग काल में।
शुरू में जो वेद थे वो लिखित नहीं थे। तो आप कहेंगे कि वेद जब लिखित नहीं थे तो ये लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता कैसे होगा। जैसे मान लीजिए अभी तो किताब है तो हम पढ़ लिए, उसके बाद हमारे आने वाला अगला पीढ़ी उसी किताब से पढ़ लेगा, उसी किताब से फिर अगला पीढ़ी भी पढ़ लेगा अगर किताब सुरक्षित रहा तो, या उसी को कॉपी करके किताब को अगला पढ़ लेगा। लेकिन उस समय अगर वेद लिखित नहीं थे तो आखिर थे कैसे। तो वेदों को याद किया जाता था। आप कहेंगे कि इतने बड़े बड़े वेद कैसे याद कर लेते थे, और वो भी श्लोक जो मंत्र थे, आखिर मंत्र इतने ज़्यादा मंत्र कैसे याद कर लेते थे। ध्यान रखिएगा, इतने ज़्यादा मंत्र कैसे याद कर लेते। तो मंत्रों को गा गा कर याद किया जाता था, जैसे गाना के रूप में। जैसे गाना नहीं, हम गाना नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मंत्रों को गीत की तरह यूज किया जाता था, उसके गीत जैसा गा कर याद कर लिया जाता था। देखिए, और गीत जैसा गा कर याद करने में ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों को भी जरूरत नहीं पड़ती थी। ध्यान रखिएगा, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते गाना वो भी याद कर लेते हैं, गाना कोई भी याद कर लेता है, जो पढ़ा है नहीं पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरह वेद भी जो थे वो शुरू में रट रट कर याद किए जाते थे, इसीलिए इसको श्रुति साहित्य भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो श्रुति साहित्य, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य कहा जाता है, यानी शुरू में इसको रट रट कर याद किया जाता था, यानी कि सुन सुन कर। देखिए, एक पीढ़ी ने सुना, फिर दूसरे पीढ़ी को सुनाया, फिर तीसरी पीढ़ी, फिर अगला अगला, ऐसे करते करते मान लीजिए किसी कोई एक व्यक्ति सुन लिया, ठीक है, इसको याद कर लिया, फिर उसके बाद उसके अगले आने वाले पीढ़ी को सुनाया, तो अगला पीढ़ी भी याद कर लिया, फिर अगला पीढ़ी, ऐसे करते करते आगे ऐसे ही ये मंत्र बढ़ते जाते थे। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कोई भी प्राचीन समय की जो कहानियां हैं, हम लोग कहानियां सुनते हैं तो उसमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ती है। देखिए, ये लोग पढ़े लिखे थे, ऐसा बात नहीं था। जो वेदों की रचना करते थे सभी लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण किए थे, पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन वेद वो भी याद कर सकते थे जो पढ़े नहीं थे, क्योंकि पढ़ने की जरूरत नहीं था, पढ़ने की जरूरत नहीं थी। कैसे, सुन सुनकर वेद याद किया जाता था। अभी भी कोई गाना याद करता है तो सुनिए कि याद करता है ना, अगर अनपढ़ व्यक्ति भी है तो भी गाना याद करता ठीक से। वैसे ही वेद शुरू में जो लिखित नहीं थे, शुरू में सुन सुनकर याद कर, बाद में इसको लिखा गया, बाद में इसको क्या किया गया, लिखा गया। वेद कुल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। वेद कुल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। और ये वेद को 4 प्रकार, मतलब 4 भागों में इसकी रचना किया गया। शुरू वाला सबसे जो प्राचीन वेद किसको माना जाता है, सबसे जो प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद, प्राचीन वेद और सबसे अधिक मंत्रों का संकलित, ये सब वेद, ये सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है, ऋग्वेद को ही माना। सबसे अधिक मंत्रों का संकलित भी इसी में है, सबसे प्राचीन वेद, सबसे बड़ा वेद। इसको देखिए, इसको जो शुरू में जो रचना किया गया, ये किस काल में रचना किया गया, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। और उसके बाद बाकी जो 3 वेद था, कौन कौन था, ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद और उसके बाद अथर्ववेद। कौन सा वेद, अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद। बाकी इन 3 वेदों को देखिए, ये ऋग्वेद है, बाकी 3 वेद की रचना कब हुई, उत्तर वैदिक काल में। कब हुई, उत्तर वैदिक काल। अब इसका समय कब से कब तक था, इसका समय था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। आपको पता है ना ये पीछे समय क्यों चल रहा है, ईसा पूर्व में समय पीछे ही चलता है, आपको पता है ना। पीछे की तरफ वो एक दिन समझा भी देंगे कैसे ही चलता है, क्या होता है। देखिए, वेद होते हैं 4 प्रकार के। वेद कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ये कब रचना किया गया, ऋग्वेद को जिस समय ऋग्वेद की रचना किया गया उसका नाम ही रख दिया गया ऋग्वैदिक काल, क्योंकि ऋग्वेद उस समय के लोगों के बारे में जानने का मात्र एक ही स्रोत है, वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो भी बातें वर्णित है, जो भी मंत्र वर्णित है, उस मंत्रों से उस समय के लोगों के बारे में अनुमान लगाया जाता है। उस समय के लोग कैसे थे, उनका जीवन यापन कैसा था, क्या था, ये सब का अनुमान ऋग्वेद से ही लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो उस वेद का ही नाम रख दिया गया ऋग्वैदिक काल। बाद में 3 वेद की रचना हुई, तो इस वेद का बाकी 3 वेद की रचना हुई, उस काल को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। शुरू वाला ऋग्वैदिक काल, इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, और बाद में उत्तर वैदिक काल, इस काल में 3 वेद की रचना हुई।
तो बताइए वेदों की जो रचना है उसको वैदिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैदिक काल। उसमें वेदों की रचना। वैदिक काल कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना है, उत्तर वैदिक काल में बाकी तीनों वेद की रचना हुई। तो हमें लगता है कि वेद के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में एक करके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में एक वेद के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।